जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। उसके द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शंस के कार्य कराए गए थे। हमने उनकी भी बात की थी, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो जाती है। कुतुब मीनार के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था, किसने इसका फाउंडेशन किया, फिर किसने इसको पूर्ण कराया, फिर किसने इसे पुनः निर्माण कराया। अब आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। क्या कारण था कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो क्योंकि जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ऐबक को दिल्ली साम्राज्य का सुल्तान बनाया जाता है। पर क्या होता है, उसके समय जो गौरी द्वारा विजित प्रदेश थे वो धीरे धीरे हाथ से निकलने लगते हैं, कई सारे स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर 1210 में जब चौगान खेलते समय ऐबक गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आराम शाह बनता है, फिर उसके कुछ ही समय बाद इल्तुतमिश बन जाता है। तो ये उन जो स्वतंत्र हो गए थे प्रदेश, उनको पुनः विजित करता है और उन्हें एक संगठित करने का कार्य करता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी के समय चंगेज खां, मंगोल चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, जिसे कहा जाता है कि उसके समय बड़े बड़े साम्राज्य उसके सामने धाराशाही हो गए। देखते देखते उसकी सेनाओं ने बड़े बड़े साम्राज्य को रौंद डाला। और इसी इल्तुतमिश के समय चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आ खड़ा होता है। तो आज हम इन सब के बारे में बड़ी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ऐबक से कुछ 2 क्वेश्चन छूट गए थे, उनके बारे में बता दूं। ऐबक वाले में हमको लिखना है, ऐबक में लिखना है, ऐबक शब्द का मतलब होता है चंद्रमा। ऐबक शब्द का मतलब क्या होता है बाबू? चंद्रमा होता है। चंद्रमा का देवता क्या होता है? चंद्रमा का देवता। और गौरी के समय ये दिल्ली और अजमेर का गवर्नर था। ये 2 चीजें छूट गई थी, इनको लिख लेना ऐबक वाले में। दिल्ली और अजमेर का गवर्नर था। एक वर्ड आता है बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी भी ऐबक की तरह ही गौरी का गुलाम था और उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? तो ये नाम आ जाता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो उस समय शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे, उनको क्या करते हैं? ध्वस्त करा देते हैं। विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो ये ऐबक वाले में लिखना है आपको। अब आज बात करेंगे इल्तुतमिश की। तो जब 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब उसका पुत्र आराम शाह, जैसे कि उसके नाम में ही आराम है, तो बस उसे आराम ही पसंद था। उसको शासन प्रशासन इन कामों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ क्या करता था? भोग विलास और डांस में मस्त रहता था, बस उसे और कुछ नहीं आता था। तो कुछ समय के लिए क्या होता है, 1210 में ही, 1210 की बात है, आराम शाह गद्दी पर बैठता है। फिर क्या होता है,
जो दिल्ली के आमीर होते हैं वो इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और दिल्ली के साम्राज्य को संभालिए। जो इल्तुतमिश था, अब ये हो गया। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो हेडिंग आप डाल लेना इल्तुतमिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि इसके बाद इसके द्वारा एक 40 गुलामों का दल संगठित किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। इसने इक्ता प्रणाली स्टार्ट की थी। इक्ता प्रणाली क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम और दामाद। ऐबक का गुलाम और दामाद था। फिर ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक शासन में था, जब ऐबक सुल्तान था, तब ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। हमने कल कुतुब मीनार के बारे में बात कर ली थी पूरी अच्छी तरह से, तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। गवर्नर था। इसको क्या होता है, दिल्ली के आमीरों ने आमंत्रित किया और इसने क्या किया, आराम शाह की हत्या करके, आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1210 या 1110, कुछ इतिहासकार 10 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं, पर ज्यादातर जो मत है वो 1211 से लेकर 1236 तक का माना जाता है। 1211 से लेकर 1236 तक का समय माना जाता है। तो आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अब ऐबक के समय क्या था, जो राजधानी थी वो लाहौर थी, पर इसके समय क्या होता है, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आ जाता है। तो इसने क्या किया बाबू, राजधानी परिवर्तन कर दी। राजधानी लाहौर से, लाहौर रावी नदी के तट पर है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की या बदल दी। स्थानांतरित की। अब नेक्स्ट इससे जो इंपॉर्टेंट है, इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरी के समय जो प्रदेश विजित किए गए थे, जो जीते गए थे, वो ऐबक के समय क्या होते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। वो कहते हैं हम किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो जो इल्तुतमिश होता है उन पर पुनः लगाम लगाता है। जो विद्रोह कर रहे थे उन विद्रोहों का दमन करता है, और जो स्वतंत्र हो गए थे उनको पुनः दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाता है। इसीलिए इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का, किसका सल्तनत यहाँ पर लगा देना, सल्तनत। अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, पर अगर उसमें वास्तविक संस्थापक, वास्तविक वर्ड ऐड कर दिया जाए तो फिर वो आ जाता है इल्तुतमिश। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे। इसने 40 इल्तुतमिश को पता था कि दिल्ली के जो गुलाम वो आमीर हैं
वो विश्वास पात्र नहीं है। इसीलिए उसने अपने 40 विश्वसनीय गुलामों के एक दल का गठन किया, जिसे दल चालीसा या तुर्कान चिहलगानी कहा जाता है। इसी दल चालीसा का सदस्य होता है बलबन, जो कि भविष्य में चलकर दिल्ली सल्तनत का शासक बन बैठेगा। तो इसने क्या किया था बाबू, 40 गुलामों के दल का गठन किया, जिसे क्या कहा गया, जिसका नाम दिया गया दल चालीसा या तुर्कान ए चिहलगामी, जिसे दल चालीसा या तुर्कान ए चिहलगामी नाम दिया गया। इल्तुतमिश जो था वो इल्बरी तुर्क था। और क्या होता है कि 1205 में जब गोरी खोखरों पर अटैक करता है, मैंने कल बताया था कि 1205 में गोरी ने खोखरों पर अटैक किया था, जिसमें उसको क्या होता है कि तलवार लग जाती है, वो घायल हो जाता है और इसी कारण 1206 में उसकी मृत्यु होती है। तो उसमें इसने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, बड़ी बहादुरी का परिचय किया था और उसी से प्रभावित होकर गोरी क्या करता है, इसको दासता से मुक्ति दिला देता है, अर्थात ये क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसका जो जिसने इसको खरीदा था, ऐबक ने इसको खरीदा था, वो दासता से मुक्त नहीं होता, पर इसको गोरी क्या करता है, दासता से मुक्त कर देता है। तो आप लिखेंगे 1205 में गोरी द्वारा दासता से मुक्ति मिली। अब क्या होता है कि गोरी के कुछ अन्य गुलाम थे, कुबाचा और याल्दोस। ये जब गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तभी से ही ऐबक को कहते हैं कि नहीं, ये हमारा साम्राज्य है, जो दिल्ली सल्तनत है हमारा है। पर क्या होता है, ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश आता है तो ये लोग क्या करते हैं, भारत में अटैक करते हैं। और हमने पानीपत 1, पानीपत 2 पढ़ा था, नहीं सॉरी, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191-92 में पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि तराइन का थर्ड वार भी हो जाता है। तो क्या होता है, बात होती है 1215 या 16 की, 1215 या 16, कहीं पर 1215 मिलेगा, कहीं पर 16, ये वाला ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि गजनी में क्या होता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। गजनी में गौरी का गुलाम होता है, जिसका नाम होता है याल्दोज। ये भारत में आक्रमण करता है। याल्दोज इधर से चलता है, इधर से इल्तुतमिश चलता है और ये कहाँ पर आ जाते हैं, उसी ऐतिहासिक जगह पर आते हैं जिसे तराइन नाम दिया गया था। तराइन में आ जाते हैं और यहाँ पर तराइन का तृतीय युद्ध होता है, थर्ड वार होता है, जिसमें इल्तुतमिश की क्या होती है, विजय होती है। तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 या 16 में किसके किसके मध्य हुआ, इल्तुतमिश और याल्दोस के मध्य। इसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। तो आप लिखेंगे तराइन का थर्ड युद्ध किसके किसके मध्य होता है, तो याल्दोज जो कि गजनी से आया था और इल्तुतमिश के बीच, इसमें विजय इल्तुतमिश की होती है।
विजय इल्तुतमिश की होती है। 1205 में गोरी द्वारा दास्ता से मुक्ति मिलती है क्योंकि खोखरों से लड़ने में इसने बहुत हेल्प की थी। फिर 1216 में तराइन का युद्ध लड़ता है, 40 गुलामों के दल का गठन करता है जिसे दल चालसा या तुर्कान ए चिहलगानी नाम दिया गया था। अब बात करते हैं, एक और गुलाम होता है गोरी का, वो आता है भारत में। अब ये तो हार जाता है, ये तो चला गया। एक और आता है जिसे नासिरुद्दीन कुबाचा कहते हैं। नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा और इधर दिल्ली, ये गजनी से आता है, गजनी से, और इधर दिल्ली से इल्तुतमिश रहता है। दिल्ली से कौन रहता है बाबू? इल्तुतमिश रहता है, इल्तुतमिश रहता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? दोनों के बीच युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शासक सिंधु नदी में डूबकर मर गया था? तो युद्ध में जब ये हार जाता है तो यह क्या करता है, साइड में सिंधु नदी होती है तो ये सिंधु नदी में छलांग मार देता है और वहीं पर डूब जाता है। तो किसमें? सिंधु नदी में डूब गया, सिंधु में डूबकर मृत्यु हो गई। नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश दोनों के बीच युद्ध हुआ, सिंधु में डूबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1216 या 15 तराइन का थर्ड युद्ध याल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। अब ये जो गोरी के गुलामों की समस्या थी वो तो खत्म हो जाती है, पर एक इतनी बड़ी समस्या आ जाती है 1221 में इसके सर पर कि आप समझ नहीं सकते। उस समय का सबसे खतरनाक माना जाने वाला शासक, जिसके सामने बड़े बड़े राज्य धाराशाही हो गए थे, जिसकी सेनाएं बड़े बड़े साम्राज्य को रौंद गई थी, उसका नाम था, जिसके नाम से ही लोग रण छोड़कर भाग जाते थे, चंगेज खां। इसी के समय 1221 की बात है, 1221 यहाँ पर एक शासक होता है ईरान का, ईरान का, जिसे मंगबरनी कहा गया, मंगबरनी। मंगोल का शासक होता है चंगेज खां। इधर कौन आ गया? चंगेज खां। समझिए इस बात को, क्योंकि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, तो नाम आता है इल्तुतमिश। और भारत में कौन होता है? तो दिल्ली में होते हैं इल्तुतमिश। ये ईरान से भागता है, ये इसका पीछा करता है, ये ईरान से भागता है कहाँ? दिल्ली, और भारत के द्वार पर दस्तक दे देता है ये आदमी चंगेज खां। रीजन क्या होता है? चंगेज खां की बेटी के साथ इसका कुछ अफेयर रहता है और इसी बात को लेकर चंगेज खां इसका पीछा कर लेता है। अब ये मंगबरनी आता है भारत, इल्तुतमिश से कहता है आप हमें शरण दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे प्राणों को बचाइए। पर उस समय इल्तुतमिश बुद्धि का प्रयोग करता है और सोचता है अगर मैंने इसको शरण दी तो चंगेज खां मुझे छोड़ेगा नहीं। ये क्या करता है? अपना दूत इसके बाद इल्तुतमिश अपना दूत इसके पास भेजता है और कहता है हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। और इस प्रकार ये अपने साम्राज्य की जो इल्तुतमिश होता है चंगेज खां से रक्षा कर लेता है। अगर इल्तुतमिश ने मंगबरनी को अपने यहाँ शरण दे दी होती तो ये 1221 में ही ऊपर चले गए होते, 1236 तक ना चल पाते। फिर क्या होता है? चंगेज खां वापस चला जाता है। जब ये वापस चला जाता है तो फिर चंगेज खां भी चला जाता है। तो 1221 में चंगेज खां का आक्रमण होता है। किसका? चंगेज खां। चंगेज खां का 1221 में चंगेज खां का भारत आना बोल सकते हैं, वैसे आक्रमण तो नहीं किया था, भारत आया। अगर इसने शरण दी होती तो फिर आक्रमण भी करता। इल्तुतमिश द्वारा एक प्रणाली लागू की गई जिसे इक्ता प्रणाली कहा जाता है।
मैं आपको बताता हूँ इक्ता प्रणाली होती क्या है। तो मान लीजिए कि ये इल्तुतमिश का साम्राज्य है, ये इल्तुतमिश का साम्राज्य है, ये सेंट्रल में दिल्ली हो गया हमारा, जहाँ पर इल्तुतमिश रहता है। अब इसके अगल बगल के जो प्रांत हैं ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार होती है, साइड साइड राज्य हैं, राज्यों में सरकार होती है, तो वही प्रणाली इसने लागू की जिसे इक्ता प्रणाली नाम दिया गया। पहले क्या होता था, यहाँ पर गवर्नर होते थे, जैसे इल्तुतमिश स्वयं बदायूं का गवर्नर था, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता था, पहले गवर्नर होते थे, तो गवर्नर के स्थान पर इक्तादार नियुक्ति, इन जो प्रांत थे इनका नाम इक्ता कर दिया गया और गवर्नर की जगह इक्तादार नियुक्त किए गए। अब ये इक्तादार करते क्या थे, तो इनके पास सेना रहती थी, सेना कुछ रखने को दिया गया, सेना रहती थी। अब जैसे इस प्रांत का इक्तेदार है तो वो क्या करेगा, इस पूरे प्रांत की शासन व्यवस्था देखेगा, बाहरी आक्रमणों से बचाएगा, वहाँ की आंतरिक व्यवस्था को भी देखेगा और समय पड़ने पर जो शासक था, किंग था, सुल्तान था, उसके पास अपनी सेना भी भेजेगा सहायता के लिए। और इसको क्या कहा गया कि आप यहाँ से राजस्व टैक्स को वसूलिए और कुछ परसेंट अपने पास रखकर क्या करिए, कुछ परसेंट रखकर अपने पास रखकर दिल्ली भेज दीजिए। इस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहा गया। तो इक्ता प्रणाली समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं बताता हूं। तो पूछा जाता है इक्ता प्रणाली लागू करने वाला शासन कौन था, तो इक्ता प्रणाली लागू करने वाला इल्तुतमिश था। तो इक्ता प्रणाली लागू की, इक्ता प्रणाली लागू की। अब इसके द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों की बात कर लें। जैसे कि देहलीवाल सिक्के गोरी द्वारा चलाई गए। ऐबक ने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया था, इसलिए उसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना तो सिक्के चलाए और ना ही तो खुतबा पढ़ाया। पर ये क्या करता है, ये 1205 में ही स्वतंत्र हो गया था, इसलिए स्वयं को शासक मानता था और इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए। दो प्रकार के क्या किए बाबू, सिक्के जारी किए, सिक्के चलाए। एक था चांदी का और दूसरा था तांबा का। तांबा वाले को जीतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीतल कहा जाता है। और तांबे वाले को, चांदी वाले को कहा जाता है टका। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। ये दोनों 175 ग्रेन के थे। कितने के थे, 175 ग्रेन के थे। तांबे का जीतल और चांदी का टका चलाया, 175 ग्रेन के सिक्के थे। ये शुद्ध अरबी सिक्के थे। कैसे सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, तो इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के थे, अरबी सिक्के थे। तो ये सिक्के की बात हो जाती है। अब बात करते हैं खलीफा। खलीफा के बारे में मैंने बताया था, इस्लाम धर्म का राजनैतिक और धार्मिक प्रमुख। तो उसने 1229 में इसको कुछ उपाधि प्रदान की, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इल्तुतमिश। 1229 में खलीफा द्वारा खिलियत व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 1229 में खलीफा द्वारा खिलअत व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी गई। और क्या कहा उन्होंने,
तो खलीफा ने इन्हें खिलियत और प्रमाण पत्र प्रदान किया, अर्थात खलीफा ने भी इनकी स्वतंत्रता को मान लिया कि हाँ भाई आप स्वतंत्र हो, ये हम आपकी गारंटी लेते हैं। और इनको सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। अब 1229 में खलीफा ने इनको खिलियत व प्रमाण पत्र प्रदान किया, सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। तो फ्रेंड्स, ये इल्तुतमिश के बारे में जानकारी थी। कल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश ने जो कंस्ट्रक्शंस किए सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इन्हें भारत में मकबरों का पितामह कहा जाता है। तो कल हम इसके बारे में और सारी बातें करेंगे, रजिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।